देखो, अगर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये होता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे? बोलो, एनीवन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Sir, chances of having an event. हाँ, करेक्ट, चांसेस ऑफ Happening of an हैपनिंग event. ऑफ एन इवेंट। जैसे इवेंट, अब जैसे अगर इसने बोला कि चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की अगर बात की है, तो फिर अब तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। अब इवेंट के ना बहुत सारे टाइप हैं, है ना। तो वो हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, जैसे हम अगर एक कोइन को टॉस करते हैं तो वहां पर किसी इवेंट के हैपन होने का चांस क्या होता है? एक इवेंट होता है, या तो हेड आएगा, दूसरा इवेंट होगा, या फिर टेल आएगा। ठीक है। तो अब जैसे हम डाइस को रोल करते हैं, डाइस को रोल करने में नंबर आने की क्या 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 पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। उसी तरह से जैसे एक 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 बैग है और उस बैग के अंदर ना अलग अलग कलर की कुछ बॉल्स पड़ी हैं, अगर आप एक बॉल एट रैंडम उठाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि तीनों कलर आ जाएंगे, कलर तो एक ही आएगा। लेकिन चांसेस क्या है कि सपोज करो उसके अंदर तीन अलग कलर की बॉल्स अगर हैं, तो तीनों में से कोई भी एक कलर आ सकता है। जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन है, तो रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ये सब इवेंट है। तो अब इन इवेंट्स के बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि उसको समझ पाना है। तो अब जैसे हमने बोला चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है किसी भी इवेंट के, तो वहां पर तुम लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा और टोटल पॉसिबल नीचे आएंगे। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे अगर मान लो कोई कोइन को टॉस करते हो आप, मतलब आपने जो है कोई कोइन टॉस किया, तो उसमें सपोज करो फेवरेबल आउटकम क्या होगा किसी भी उसके लिए, चाहे मैं हेड की प्रोबेबिलिटी बोलूं चाहे मैं टेल की प्रोबेबिलिटी बोलूं। तो अगर मैं बोलूँ 50-50 होगा ना सर? हाँ, तो परसेंटेज में आप उसको 50/50 बोलोगे, 50/100। और फ्रैक्शन में उसको 1/2 बोलोगे। और हम्म। प्रोबेबिलिटी को जनरली हम परसेंटेज में लिखते नहीं है, मिनिमम इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसको 1/2 आप लिखो। हम्म। तो ये वन क्या है यहाँ पर? फेवरेबल आउटकम तो वन है, और टोटल पॉसिबल आउटकम टू है उस कॉइन के, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में उसको उठा के टू डाल दिया। ठीक है। तो ये तो आपका हुआ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अब अगर प्रोबेबिलिटी के टाइप्स की बात की जाए, मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या क्या होते हैं, तो जनरली आप बुक्स जरा उठा के देखोगे ना, आपको एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा रहा है, कंपटीशन एग्जाम की बुक में कुछ पढ़ा रहा है। मैंने तो दो तीन जगह से डेटा कंपाइल करके एक इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो जब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात आती है ना, तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों की ना थ्री टाइप्स की होती है। एक आपका होता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। और दूसरा आप लोगों का जो होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन जनरली बनाने होते हैं ना वो क्लासिकल से बनाने होते हैं, लेकिन आपको तीसरा भी पता होना चाहिए, सिंस मतलब तीनों आपको पता होने चाहिए। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इनकी डेफिनेशन ही पूछ डालें या होती क्या है। तो वैसे जनरली क्वेश्चन जो है ना वो क्लासिकल से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है जहां पर जो चांसेस किसी भी इवेंट के होने के चांसेस है ना इक्वल होते हैं। इक्वल चांसेस जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में होता है। जो मैंने ऊपर आपको कॉइन का एग्जांपल दिया या मैंने डाइस का एग्जांपल दिया, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने में हेड और टेल आने के चांसेस बराबर हैं। आपने डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करने में हेड ओ सॉरी, हेड कह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, छह में से कोई भी नंबर आ सकता है। और सभी का ना इक्वल चांसेस होता है, किसी में कम ज्यादा वाला हिसाब नहीं कि
दो जो है वो 2 बार आ जाए, या फिर दो के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, वो कब होगी? जब आपने टेम्परिंग की हुई है डाइस में, पता लग रहा है डाइस के 6 पोर्शन में से ना 3 पोर्शन पे 2 2 2 लिख दिया, 3 पोर्शन पे टेम्परिंग कर दिया तो 3 पोर्शन 2 2 2 बना दिए। वहां चेंज होगा, वहां चांसेस फिर इक्वली नहीं रह जाते हैं, वहां पे आपने टेम्परिंग किया है। वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए भी जो है ना, हम एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के टाइप्स होते हैं और किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके उसके भी मैं टाइप्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने किसी भी तरह का टेम्परिंग नहीं किया है, तो ये सीधा सीधा हिसाब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके जो चांसेस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एक होता है आपका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपका ना एक शोरूम है, और उसमें ना आप 10 तरह के आइटम बेचते हैं, टीवी बेचते हो आप, एलईडी बेचते हो, फ्रिज बेचते हो, एसी बेचते हो आप लोग, है ना? ऐसे 10 आइटम मैंने लिख लिया यहाँ पर, 10 आइटम आप बेचते हो। ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर आपकी शॉप पे आता है। ये चीज ना लिखते रहना अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप लोग लिख पा रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना बीच में। एक कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, वो बोलता है जी मुझे टीवी लेना है। तो अगर इफ somebody ask you what will be the probability of selling a टीवी, मतलब वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कस्टमर है वो टीवी खरीदेगा। तो अगर तुम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाओगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाते हो, तो आप बोलोगे 10 आइटम है, 10 में से एक आइटम टीवी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी, क्योंकि टीवी खरीद रहा है। तो टीवी खरीदने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ उसकी शॉप में प्रेजेंट 10 आइटम जो है, उनमें से अगर आप चेक करोगे, तो वहां तो वो 1/10 होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये सेटिस्फाई क्या मतलब, इसको किस तरह से आपको देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, मार्केट में किस तरह का प्रोडक्ट जो लोग प्रेफर कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी एक महीने से आप रिलेट करोगे, जैसे सपोज करो लास्ट मंथ की सेल से मैं रिलेट करता हूँ। लास्ट मंथ की सेल से रिलेट किया, तो पूछा जी टीवी सेट जो है ना 200 सेल हुए लास्ट मंथ, ये एक एग्जांपल के तौर पे। फ्रिज कितने सेल हुए जी? तो फ्रिज उसने बताया जी फ्रिज तो आपके 1000 सेल हुए हैं। अब अगर आप बोलोगे ना कि 4000 आइटम टोटल है उसकी शॉप में, और उस 4000 मतलब लास्ट मंथ जो है वो 4000 टोटल आइटम अगर सेल होते हैं, टोटल आइटम में से अगर 200 टीवी सेल हुए हैं और 1000 फ्रिज सेल हुए हैं, और बाकियों का चलो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, अगर वो पूछता है लास्ट मंथ का प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग टीवी, तो वहां पर होगा फेवरेबल आउटकम 200 और टोटल आउटकम 4000। यहाँ पर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो आई थिंक ये बनेगा 1/20, इसके हिसाब से 1/20 आ रहा है। ठीक है, वहां पर अगर फ्रिज की बात की जाए तो 1000/4000 आएगा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है। तो हुआ क्या, चांसेस ऑफ हैपनिंग इवेंट जो है यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, जहां आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा के साथ रिलेट करके बताते हैं कि उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब अगर आपको कोई टीवी की सेल ऑफ टीवी की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछेगा, तो आप देखोगे लास्ट किसी एक पर्टिकुलर मंथ का या 6 मंथ का या 1 ईयर का डेटा उठा के, कि भी हम देखते हैं पिछले 1 साल में परसेंटेज ऑफ टीवी कितने सेल हुए हैं। तो पता चला जी 4000 में से 200 टीवी सेल होते हैं ऑन एन एवरेज पर मंथ। तो उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी बताओगे। फ्रिज बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फ्रिज का डेटा आप रिलेट करोगे कि हर एक 4000 आइटम में से ना 1000 आइटम फ्रिज सेल होता है, तो आप वहाँ फ्रिज का प्रोबेबिलिटी 1/4 बताओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रिलेट कर रहे हैं प्रीवियस डेटा से। अभी करंट वाला जो है हमारा, उसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम प्रीवियस प्रीवियस डेटा से रिलेट कर रहे हैं, और इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। समझ आया? ये किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो जल्दी जल्दी। सर ये एनी मेरे को एक और बार कर दीजिए। मतलब ये प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर मान लो तुम कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, हालांकि ये जो कंपटीशन एग्जाम का जो मतलब वो है ना, ये कहीं और जाके सेटिस्फाई करता है किसी और टाइप्स पे। बट मैंने बोला कि कितना परसेंट चांसेस है कि तुम मैथमेटिक्स ना बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पिछले जो तुम्हारे 10 टेस्ट ले रखे हैं मैथमेटिक्स के,
तो पता चला उन 10 टेस्ट के बेस पे तुमने जिस तरह से स्कोर किया होगा उससे एक आइडियल सिचुएशन बना के बताऊंगा कि दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ये होगी कि भाई वो इतना स्कोर कर पाएगी, इतने क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही कर देगी। मैंने क्या करा, पिछले 10 डेटा से रिलेट किया, पिछले 10 मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्व किए टेस्ट पेपर में उसके उसको रिलेट करके मैंने बताया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो वहां से क्या हुआ प्रोबेबिलिटी बनने का, तो वो रिलेट किया ना डेटा से, कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा हूँ। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कोई भी उठा के कि कोई बंदा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। हालांकि वो एक मतलब अनसर्टेन केस है कि आप उतना कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, बिकॉज सिंस इट इज ए कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो प्रोबेबिलिटी तो आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हो, सर्टेनिटी तो कभी होती नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ भी प्रोबेबिलिटी की अगर बात है तो मैंने पिछले 10 डेटा से रिलेट कर रहा हूँ। समझ आया अब? यस। तो वहां पर उसने क्या करा था कि प्रीवियस मंथ के सारे जितने भी 10 आइटम है, टीवी है, फ्रिज है, सीडी है, वॉशिंग मशीन है, जो भी है उसके पास, उन 10 डेटा की जो सेल थी ना उनसे रिलेट करके आप प्रोबेबिलिटी बताओगे। अगर आपको कोई सेलिंग ऑफ टीवी की प्रोबेबिलिटी अगर पूछने लगे ना तो आप बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते 10 आइटम है तो उसमें से एक आइटम टीवी और 1/10 बोल दो, तो ऐसा नहीं होता कि टीवी के बिकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10, पता लग रहा है वो 4,000 में से 200 ही बिक रहे हैं। तो इसको दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। थर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी होती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे महान स्टूडेंट्स। कुछ तैयारी करने के बाद लास्ट में आगे पूछते हैं सर आपको क्या लगता है कि मेरा एग्जाम कैसा होने वाला है। मैं बोलूंगा अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो। तुमने घर वालों से पूछा, घर वाले बोले बे पढ़ता पढ़ाता तो है नहीं, क्या ही अच्छा जाएगा। चलो ठीक है, वो एवरेज भी बोल सकते हैं और वो वेरी गुड भी बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा उनकी जो भी परसेप्शन है तुम्हारे लिए, तुम कितना पढ़ रहे हो। तुमने किसी थर्ड पर्सन से पूछा जी क्या होगा, बोलेगा यार अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो एक गैस मारेगा 50-50। किस बेस पे? कि भी हाँ तुम उसके जानने वाले हो और तुम जिस कॉलेज पढ़ते हो, तुमने डिग्री किया हुआ है, तो वो एक 50-50 गैस मारेगा। एक किसी से पूछोगे अनजान आदमी से मेरा पेपर निकल जाएगा सेंटर पे जाके, वो कहेगा मुझे क्या पता। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर सब लोगों की ना अपनी एक सब्जेक्टिव एनालिसिस के बेस में सब लोग प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। किसी से पूछा, मैंने बोला जी गुड जाएगा, मतलब तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी ने बोला वेरी गुड जाएगा, किसी ने बोला एवरेज जाएगा, किसी ने बोला 50-50 है, किसी ने बोला पता नहीं। तो होगा होता क्या है यहाँ पर सब लोग ना अपनी सब्जेक्टिव एनालिसिस के बेस पे ये बताते हैं कि उस इवेंट के होने के कितने परसेंट चांस हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और इसको मैं एक एग्जांपल से और रिलेट अगर करूं तो जैसे अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो जैसे मान लो मैंने मान लो कोई कोचिंग स्टार्ट किया है जैसे, ठीक है। तो मैंने 10 लोगों से राय ली अपनी, और मतलब किसी से मैंने पूछा, एक इकोनॉमिस्ट से पूछा कि जी आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट चांसेस हैं कि मेरा बिजनेस रन कर जाएगा। किसी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले से पूछा मैंने, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले से आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट चांसेस है कि मेरा इवेंट मतलब कोचिंग चल जाएगा। किसी मैंने फिर स्टूडेंट से अपना फीडबैक लिया, तो उन लोगों ने अपना एक ओपिनियन दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो इंडस्ट्री विजिट करके वहाँ कुछ लोगों से सर्वे वगैरह फिल कराया, सर्वे वाले में कुछ एक अलग रिजल्ट निकल कर आया। तो अब इसमें होता क्या है ना कि उस बिजनेस के हिसाब से स्टूडेंट्स को जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अगर उनको वो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वो 100% बोलेंगे अरे सर पक्का चल जाएगा, आप खोलो तो सही, आप चलाओ तो सही, इसको आगे बढ़ाओ, प्रोसेस को पक्का चलेगा। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला देखेगा मार्केट में चल क्या रहा है, पता लग रहा है जी बिल्कुल एन नंबर ऑफ कोचिंग है, दुनिया भर की मार्केट में भीड़ है यार, कैसे चला पाओगे, रेट पिटे पड़े हैं बिल्कुल, लोग 5-5 6-6 10-10 हजार में क्लासेस करवा रहे हैं, लाइव क्लास बेशक नहीं दे रहे हैं, वीडियो चला दे रहे हैं, लेकिन करवा रहे हैं, बस लोगों को सस्ता चाहिए। तो अब वो बोलेंगे यार अगर तुम शायद ऐसा ऐसा कर लो तो चल जाए। तो क्या है कि वो अपनी उसकी सब्जेक्टिव एनालिसिस है, जो उसको नॉलेज है, इकोनॉमिक वाला फाइनेंस के बेस पे बताएगा सोच के कि भी हाँ। तो होता क्या है, यहाँ हर बंदा ना अपनी एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करता है, और उस सब्जेक्टिव एनालिसिस के बेस पे ही वो लोग आपको बता पाते हैं कि भाई आपका बिजनेस रन करेगा या नहीं रन करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का
आई डोंट रिमेम्बर, किसी एक एग्जाम में आया था कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और वहाँ एमसीक्यू में मतलब ऑप्शंस पड़े थे, और उसमें जो करेक्ट आंसर था वो ये था, वेयर द रिस्पोंडेंट हैव द सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन ओपिनियन, इस तरह से कुछ ऑप्शन था। तो यहाँ पर ओपिनियन बेस्ड हो जाता है, सब्जेक्टिव एनालिसिस के बेस पे हो जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है। तो रिलेटिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जनरली पूछे जाते नहीं है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग मेनली सॉल्व करेंगे। लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हमने बोला ना कि एक तो कॉइन टॉस करते हैं। तो जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे हो, आप कॉइन टॉस कर रहे हो, आप किसी को घूसा मार रहे हो, आप डाइस रोल कर रहे हो, है ना, आप लोग किसी बैग में से बॉल निकाल रहे हो, आप लोग किसी टॉफी के बॉक्स में से कोई टॉफी निकाल रहे हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो वो एक्सपेरिमेंट है। अब ऐसा ये नहीं है कि बेड पे लेटे हुए लात चलाने लगे तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो अब होता क्या पर है वो कि भी तो एक्सपेरिमेंट ही होगा ना, कि कितने चांसेस है पैर चलाने के और कितने वो चांसेस है वही तो नहीं बात है, चलाने लेकिन वो प्रोबेबिलिटी में काम नहीं करेगा ना। चलो जो के। भी है। तो मैंने ये बोला कि ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट ना दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है फेयर एक्सपेरिमेंट, और दूसरा आपका होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो फेयर होना चाहिए और रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब देखो, देखोगे ना अगर, तो आपको दोनों को पढ़ने से ना एक जैसे लगेंगे कि रैंडम और फेयर एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक ही जैसा होता होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? देखो, फेयर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना कि आप किसी भी तरह की ना टेम्परिंग नहीं करोगे। टेम्परिंग से मेरा मतलब क्या है कि पता लग रहा है आपने एक कॉइन के साइड में हेड और दूसरी साइड भी हेड चिपका दिया, तो कॉइन को टॉस किया, वो हेड ही आना, टेल आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि टेल को आपने आपस में चिपका दिया। आपके पास एक डाइस है, डाइस को आपने उस तरह से नंबरिंग किया कि भाई वहां पर जो है ना एक ही, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि एक ही फेस पे 3 नंबर डाल दिए, 2 2 2, तो वहां पर भी आप टेम्परिंग कर रहे हो। तो जो स्टैंडर्ड डाइस है उसको नहीं डाल रहे हो आप कहीं ना कहीं टेम्परिंग कर दे रहे हो। ठीक है। ऐसे बैग के अंदर बोला 3 अलग कलर की बॉल है, तो वहां पर आपने कुछ ना कुछ बॉल पे एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन मार्क मार दिया, वहां पर पेन मतलब कुछ स्क्रैच मार दिया, कुछ भी मार दिया कि भाई आप वो स्क्रैच वाला बॉल उठाओगे तो ग्रीन वाला उठेगा। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट ना फेयर नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंट शुड बी फेयर, इस तरह का कोई भी काम उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आपकी साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कि फेयर तो था लेकिन आपकी साइड से ना कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि कोइन को इंटेंशनली बहुत से लोग ना उस तरह से उछालते हैं कि पता लग रहा है कि वो हेड ही आएगा, या डाइस को उस तरह से इंटेंशनली रोल किया जाता है किसी भी तरह से कि वो मेरा 6 आ जाए। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं लोगों के पास। तो आपको इंटेंशनली कुछ भी नहीं करना, रैंडमली डाइस को फेंक देना है, रैंडमली कोइन को उछाल देना है, अपनी तरफ से किसी भी तरह का इंटरफेयर उसमें नहीं करना है। ये आप लोगों के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए दोनों। तो ये आप लोगों का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इवेंट के बारे में। तो पहले थोड़ा सा इवेंट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं और कैसे होते हैं, वो हम एक बार बात करेंगे इन सब पे। ठीक है। तो अगर इवेंट की बात करते हैं, तो इवेंट में सबसे पहला टाइप ऑफ इवेंट जो होता है ना वो होता है आप लोगों का एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है कि सिंगल आउटकम होता है, सिंगल आउटकम। कहने का मतलब क्या है, सिंगल आउटकम से यहाँ पर क्या समझ आता है कि अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो डेफिनेटली जब वो गिरेगा ना आके कॉइन, तो या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। ठीक है। तो अब अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, तो भी आप बोलोगे 1/2। तो यहाँ पर बराबर हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एलिमेंट्री जो इवेंट होते हैं ना, उनमें जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना वो हमेशा 1 के बराबर होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लिख लेना इस बात को, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होता है।
जैसे अगर तुमको डाइस रोल किया जाए, तो डाइस रोल में क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, ये डाइस की बात है। तो अगर तुमको पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा, तो तुम बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा, तो भी बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना होगा, तो भी बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, तो ये भी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/6, और लास्ट हो गया आपका 6 वाला, तो ये 1/6। अब ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं सारे इवेंट की, अगर तुम इन सबको ऐड करते हो, 1/6 को 6 टाइम ऐड करोगे तो 6/6 होगा, इनको सॉल्व करोगे तो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ से तुमको पता चला कि एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है, जहाँ उनके प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, और होता क्या है कि सिंगल आउटकम होता है। चलो, ये आप लोगों का एलिमेंट्री इवेंट था। नेक्स्ट जो इवेंट है आप लोगों का, वो है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है कि जो आपके जो आउटकम होते हैं ना, वो मोर देन 1 होंगे। आउटकम जो होंगे वो मोर देन आपके 1 होते हैं। जैसे अगर आप लोग एक डाइस रोल करते हैं, या कोइन वाला एग्जांपल नहीं चलेगा, डाइस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आ सकता है। अगर तुमको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो 3 आउटकम है, आउट ऑफ टोटल आउटकम कितने, 6 हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/2 बनी। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर का अगर देखोगे तो ऑड कितना है, 1 3 5, यहाँ भी 3 आउटकम है आउट ऑफ 6, तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर भी। अगर तुमको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 और 5 है, तो ये भी 3/6 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो टोटल आउटकम है ना, वो एक से ज्यादा रहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। वहां पर क्या होता है, आउटकम एक से ज्यादा होगा। यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल के साथ बता दिया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और तीसरे वाले केस में भी 3 है। लिख रहे हो ना आप लोग इसको, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है कि अगर आपने कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उसमें किसी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो जो हो ही नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब है, जब आपने एक डाइस रोल किया और बोला गया डाइस रोल करने पे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 तक ही आएगा ना, 7 तो नहीं आएगा। या आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, तो 0 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0 आउट, मतलब आउटकम 0 होंगे आउट ऑफ 6, तो ये आप लोगों का 0 ही हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं इनको, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बोला जाए कॉइन टॉस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, बट कॉइन में तो हेड और टेल होता है ना, 2 कहाँ से आएगा। तो वो इस दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है, इम्पॉसिबल इवेंट इजी है बहुत, बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर तुमको बोला जाए कि सन विल राइज टुमारो, सन विल राइज टुमारो, ये कौन सा होगा, सर ये तो डेफिनेट है ना, वो तो होगा ही। डेफिनेट है ना। ये सिंगल है, एलिमेंट्री हो गए। यस, एंड दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और इसे हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। सर्टेन इवेंट जिसमें पक्का पक्का वो होगा ही होगा। मतलब इसमें एक एक खास बात ये होती है कि सम ऑफ इवेंट जो होती है ना, वो 1 के बराबर होता है यहाँ पर। एक मिनट, हाँ सॉरी, मैंने वो सम ऑफ इवेंट वाला तो पहले हो गया था हमारा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 0, एक डाइस को रोल करता है और बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर ग्रेटर देन 0, तो वहां पर क्या होगा, 1 भी लोगे, 2 भी लोगे, 3 भी लोगे, 4 भी लोगे, 5 भी लोगे और 6 भी लोगे। तो ये पक्का पक्का ये श्योर इवेंट है कि 6 में से 6 आ ही जाएगा पूरा, है ना। कॉइन टॉस करते हो,
कॉइन टॉस करने में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, ये दोनों की ही बात कर देता है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आउट ऑफ 2 होगा दोनों में से, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ना हमेशा 1 होती है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, और इनकी प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ना हमेशा 1 ही आती है। चलो नेक्स्ट आपकी जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सी तो मेरा बड़ा खतरनाक ही बना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आप लोगों को क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना 1 होता है, सम ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई कॉइन टॉस करते हो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, ऊपर डैश लगा देते हैं इस तरह से, इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये ऊपर डैश जो लगाते हैं ये होता है नहीं होने के लिए, प्रोबेबिलिटी हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब इन जनरल फॉर्म अगर इसका बोला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट, ये होता है ना ये इक्वल टू 1 के बराबर होता है। और ये ऑब्वियस सी बात भी है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी डाइस को थ्रो करता हूँ, तो डाइस को थ्रो करने में देखो एक बात तो समझ आती होगी कि भी 1 2 3 4 5 6 6 इवेंट है टोटल, यहाँ पर 6 पॉसिबल आउटकम है। 6 पॉसिबल आउटकम में अगर तुमको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो तुम बोलोगे कि जी 1 वो तो हो जाएगा 1/6, तो 6 में से एक आएगा तो 1/6। और अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 1, तो वो 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना उसमें, तो वो 5/6 हो गया, इन दोनों का सम करोगे तो वो 1 ही आएगा। ये क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री वाला? हेलो हेलो, Yes, sir. इतना सुस्त क्यों रहते हो तुम लोग? सर इसके अंदर ये जो दूसरे वाला है 1 की, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो अभी आपने ये बोला है कि 5 आउट ऑफ 6, तो सर ऐसे तो मतलब अगर कोई और केस भी कॉम्प्लीमेंट्री का आएगा तो उसमें फर्स्ट वाला छोड़ के फिर सारे उसको करेंगे ना। तो जो आ रहा है हाँ। और उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर देखोगे तो वो 2 3 4 5 6 है ना, हाँ सर। 1 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, हाँ। है ना। तो वो नहीं यस वाली सर। और होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होता है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप जो होता है आपका, ये लिखते भी रहना सब लोग, बोलता है एक होते हैं आप लोगों के इक्वली लाइकली इवेंट एंड आउटकम्स। अब यहाँ पर देखो इक्वली लाइकली से समझ आ रहा होगा तुमको, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब कि इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब आप कॉइन टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो हेड आएगा या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा, दोनों 1/2 होंगे, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकते हो इसके लिए? जैसे डाइस का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ये तीनों जो है ये क्या होंगे, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल्टरनेट नंबर, 3/6 होगा ना ये तो ऑड, फिर सब थ्री थ्री बाय बाई सिक्स सिक्स होंगे, हाँ। सबकी बराबर होगी ना प्रोबेबिलिटी। तो इसको इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है,
उसके बाद एक चीज होता है, एक रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी सर ये आता है। an क्या है? कौन सा? ऑल्टरनेट an नंबर। लास्ट। ऑल्टरनेट नंबर, जैसे अच्छा। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ होगा, या तो या सेकंड, फोर्थ और ओके सिक्स्थ सर, होगा। ठीक है। एक होता है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लेस देन इक्वल टू वन रहती है, वन से कभी बड़ी नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। तो सम ऑफ जितने भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उनका सम कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। पता लग रहा है तुमको, बोला एक डाइस टॉस किया, मतलब रोल किया, तो उसमें बोला कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है एट मैक्स कितना हो सकता है, तो तुमने बोला कि 6 रिजल्ट आएंगे, तो 6 लिख दिया वहां पर आंसर। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी किसी भी टाइप ऑफ इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी का केस हो, क्लासिकल हो, रिलेटिव हो, कहीं भी हो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से ज्यादा नहीं आता है, ये ध्यान रखना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल, या सम ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, वो वन से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रेंज में क्या होगा, लेस, ये जो साइन होता है ना, ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। ऐसे लगाओगे तो लेस देन, नीचे डैश लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू वन, मतलब या तो वन या वन से कम रहेगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आप चेक कर रहे हो वो इससे कम भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। एंड लेस देन इक्वल टू जीरो, ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। जीरो, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लेस देन इक्वल टू वन। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने ऊपर किया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात की, आपने बोला 1/2। 1/2 जीरो से तो बड़ा है ना, तो तुम उसको जो है ना 1/2 को रखते हो सेंटर में, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन। अब देखो, इसका मतलब ये होता है जीरो लेस देन इक्वल टू 1/2 है, मतलब ये जीरो लेस देन इक्वल टू 1/2 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू वन हो सकता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको इन इक्वलिटी पढ़ना पड़ेगा, जो 11th क्लास की मैथ में होता है। एंड आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने पढ़ा होगा। ये इनइक्वालिटी के साइन होते हैं यहाँ पर ना, मतलब ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे जीरो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है सबको? बढ़ते चलें आगे, या कुछ पूछना है? एनी डाउट टिल नाउ? सर जीरो इक्वल टू लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब जो तुम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी चेक करोगे, जैसे हेड की हाँ। प्रोबेबिलिटी 1/2, तो वो बीच में आएगा ना, अच्छा। तो बीच में 1/2 और फिर लास्ट में वन, और वन से कम ही रहेंगे सर वो तो। जीरो में भी ये है कि जीरो से वो कम हो सकता है और वो वन जीरो से से कम तो ज्यादा हो ही नहीं नहीं होगा? सकती है ना, मतलब जीरो से वन के बीच में होती है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, जीरो से वन के बीच में होगी। हाँ, ठीक या है। तो किसी जीरो होगा, या फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, या वन से कम होगी, या वन के बराबर होगी, उससे हम्म। ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है सर। ठीक है, एक एक ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद एक जो नेक्स्ट होता है, वो तुम्हारा, जैसे तुम डाइस वगैरह, या फिर आप लोग कॉइन टॉस वगैरह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अब समझ तुम्हें आने लगे होंगे किस तरह से हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। अब यहाँ पर अब बात आती है कार्ड्स की। डेक ऑफ कार्ड जब आप उठाते हो, तो उसमें कितने टाइप ऑफ कार्ड होते हैं? डेक ऑफ कार्ड में आप लोगों के ना 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और उसमें 2 कलर होते हैं। तो टोटल कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं। 13 इधर, 13 इधर, 13 इधर लिख लो, 13 इधर लिख लो, 13-13 के पोर्शन में बटे होते हैं। ठीक है, और ये 13-13 का जो पोर्शन है, ये जो 13-13 का पोर्शन है ना, इनमें कलर होते हैं। जैसे ये पहले वाले 13 रेड कलर के होंगे, ये भी रेड होते हैं, और ये आप लोगों के ब्लैक होते हैं, ये भी आप लोगों के ब्लैक होते हैं। एक मिनट जरा।
तो होता क्या है कि जैसे ये 13 कार्ड मतलब 26 कार्ड आपके रेड होते हैं इन टोटल, आप बोल सकते हो 26 कार्ड जो है वो रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना फिर इसके बाद ना फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। तो अब वो क्या होता है, जैसे जो रेड कार्ड जो होते हैं ना आप लोगों के, वो होते हैं डायमंड और हार्ट के। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन में ना इस तरह से पूछता है आप लोगों को। डायमंड्स के कार्ड होते हैं 13, 13 कार्ड आप लोगों के हार्ट के होते हैं। और उसके बाद जो है ना ये जो ब्लैक वाले होते हैं, एक इसमें क्लब होता है और एक आप लोगों का स्पेड होता है। आई थिंक आप लोग इन सारे टर्म से फैमिलियर हो, और नहीं फैमिलियर हो तो मैं कराता हूँ। ये लो जी, किस्सा तुम्हारे सामने। विजिबल है स्क्रीन सबको? Yes, sir. यस सर। चलो, देखो यहाँ ना 52 कार्ड्स हैं आप लोगों के, और इन 52 कार्ड्स में से आप लोगों के 13-13 की उसमें क्लासिफिकेशन हो रखी है, ये अलग अलग उसका 13-13 में बांटा हुआ है। और इसमें फर्स्ट वाला रेड वाला जो है वो डायमंड है, मतलब फर्स्ट वाला आपका डायमंड हो गया। सेकंड वाला ब्लैक है ना, कौन सा होगा, क्लब का होगा स्पेड होगा? ये तो सर क्लब वाला, क्लब तो नहीं है शायद। बताओ सोमल, तुम बताओ। क्लब ही है डियर, ये वाला Sir, आप लोग। club है ये। हाँ, ये क्लब का होता है, ये नीचे वाला आप लोगों का स्पेड होता है, Spade तो नीचे है। और ये वाला आप लोगों का ओके हार्ट सर। होता है। ठीक है, हाँ। हाँ। अभी इसमें जो हम्म। फर्स्ट फर्स्ट वाला कार्ड होता है ये एस का होता है। ठीक है, और उसके बाद दुग्गा तिग्गा ये 10 तक चलता है। 10 के बाद जो है ना आप लोगों के फेस कार्ड आने शुरू हो जाते हैं, जे वाला, क्यू वाला और के वाला। जे वाला जैक होता है, क्यू वाला आप लोगों का क्वीन का होता है, और के Queen, वाला आप लोगों का king। किंग वाला होता है। और टोटल फेस कार्ड जो होते हैं ना वो 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो आप लोगों के वो 12 होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लेना, क्योंकि यही बस ये इतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूरत पड़ेगी आपसे क्वेश्चन बनाने में। क्लियर है सबको? अब अगर जैसे क्वेश्चन अगर ये पूछता है, अब हम यहाँ से ना क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं, या इनफैक्ट वहीं बना लेते हैं क्वेश्चन, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब आप लोगों के सामने इतने सारे कार्ड पड़े होंगे ना, तो पूरा बढ़िया से क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। जैसे क्वेश्चन अगर पहला वाला बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 7, तो तुम क्या करोगे बताओ? यस, एनीवन? सर Favorable 4/52, outcomes का total 7 4/52। है ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फेवरेबल आइटम कितने, 7 यहाँ हाँ। भी है, 7 इधर भी है, 7 हाँ इधर तो भी है, 4 ही 7 इधर भी कार्ड हुए ना उसके, है। 4/52 तो इसका फोर बाय आंसर हो फिफ्टी जाएगा। टू होगा। और वो होता है हम्म। 1/13। तो अगर तुमको 4 कैसे हुआ? 7, इसमें 4 बार में ना, 2 ब्लैक में और 2 रेड में 7 है ना। मैंने क्या बोला था, ओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, समझे? यस सर। अगर तुमको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑफ डायमंड, तो एक ही प्रोबेबिलिटी, है ना। तब वहाँ 1/52 प्रोबेबिलिटी होती। हाँ। समझ रहे हो इस बात को? अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बोलता है तो 4/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 फ्रॉम डायमंड, डायमंड कार्ड्स, तो वहां पर क्या होगा, 1/52। उसके बाद अगर तुमको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जैसे मतलब कुछ भी रख लो, क्यू रख लो, हम्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्यू कितना होगा? 4/52 ना। ये भी 4/52 ही फोर होगा, बाय हाँ, 1/13। 52। हाँ। ये भी 1/13 होगा। अगर तुमको 1/13। बोला जाए हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, ये मत सोचना डायरेक्टली ये बोलेगा। बोलेगा फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड ए कार्ड वाज रैंडमली टेकन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टेकन कार्ड वाज या इज अ रेड कार्ड।
तो वहां पर कितना होगा 26/52 26/52 26/52 होगा। यस 1/2। हाँ बाकी लोग भी थोड़ा सा तरजीह दे लो, दो ही आवाजें आ रही हैं मेरे को। चलो अगर तुमको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, हाँ तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/52। 12/52 12/52। हाँ आई थिंक ये 3/13 बनेगा। यस सर। ठीक है, और अगर तुमको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, हम्म 13/52 13/52। हाँ 13/52, क्योंकि डायमंड के हम्म 13 कार्ड होते हैं आउट ऑफ हम्म 52 में से। तो और भी पता क्या है, देखो कुल मिला के यहाँ पर ना n नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस कैन बी देयर। अगर तुमको ये सब पता है कि कितने कार्ड होते हैं, कौन कौन से उसके होते हैं, है ना, पूरा डेक अगर तुम्हें बनाना आता है इंक्लूडिंग फेस कार्ड वगैरह किसका क्या होता है, तो वहां से आपको जो है ना क्वेश्चन किसी भी तरह का अगर पूछेगा ना, थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम में ट्विस्ट लगाते हैं, लेकिन वो ट्विस्ट आपको तुरंत ही पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। अगर तुमको बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, अब तुम बोलोगे इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 5 है ना एक उसमें, हाँ हाँ अगर एक उसमें 5 है एक लाइन में, तो टोटल कितने होते हैं, मतलब 20 एक, होगा। 20 तो आंसर क्या हो जाएगा? 20/52। 52। हाँ ऐसे ही तुमको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, हाँ तो ये कितना होगा? ये भी वही होगा सर। नहीं, यही तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 है ही नहीं, ए दे रखा 1 की जगह। हाँ 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 राइट। तो यहाँ 1 2, मतलब 3 5 3 7 5 और 9 होगा 7। बस। मतलब हाँ एक 13 के सेट में कितने कार्ड होंगे? 4 कार्ड होंगे जो ओड होंगे, और एक में अगर 4 है तो टोटल 4 लाइन में कितने होंगे? 16। 16। तो हाँ 16/52, 16/52। तो 4/13। इस चीजों का ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। सर 1 नहीं होता इन कार्ड्स में ना। वन है ही नहीं ये ना, बोल। एस का कार्ड होता है हाँ ना, अच्छा। 1 की जगह ए दे रखा है ना, तो एज वाले होते हैं, ठीक है। तो ओके आप लोगों सर। को जो है, अब अगर तुमको बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, तो वहां तुम प्राइम नंबर फाइंड करोगे। 2 प्राइम होता है, 3 वाला हाँ प्राइम होता है, 5 वाला प्राइम 5 होता है, है। 7 भी हाँ प्राइम होता है, 7 है। उसके बाद कोई नहीं है। कोई नहीं है हाँ। तो एक उसमें कितने प्राइम है? 2 16/52 3 5 होगा। 7, तो ये भी 16/52 होगा, हाँ है ना। और अगर तुमको बोला जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड किंग, सर तो वो तो 4 है ना। स्पेड किंग। हाँ किंग किंग तो 4 ही हुआ ना सर। किंग 4 हुए, लेकिन स्पेड का पूछ रहा है ना वो सिर्फ। तो वो तो वो तो 1 होगा ना 1 सर। हुआ ना, 1 1/52 होगा। होगा स्पेड हाँ तो किंग। वन हाँ बाई फिफ्टी टू होगा। हाँ तो फंडा क्या है कि अगर तुमको बेसिक फंडा इसका चैप्टर का समझ आता है, तो तुमको क्वेश्चन किसी भी हम्म तरह से अगर वो पूछ लेना, तो आप फटाफट से बता सकते हो। अब मैं तुमसे एक दो चीजें पूछूंगा, मुझे बताना उसका आंसर। जैसे अगर मैं बोलूं कि 60% चांसेस है कि किसी ए पर्सन की जॉब लग जाएगी, अच्छा 60% चांसेस है कि किसी पर्सन की जॉब लग जाएगी, ये आपका किस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में आएगा? बताते हैं सर।
तुम लोग अगर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में जाके इसको ढूंढोगे तो नहीं बना पाओगे, तुम बोलोगे इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में, और उस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर ही वो सारे इवेंट थे। हाँ जैसे सर क्लासिकल ही होगा, लेकिन भाई सर आप क्लासिकल में सुनिए, एक बात बताओ ना आप, हम्म, 60% चांस आप श्योर बोल रहे हो ना इसके कि लग जाएगी, वही श्योर मैं है कह वो? रहा हूँ, ये बहुत सारी जगह रिलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1, हाँ बना नहीं सकते हो 1? हाँ, अगर ये बना सिक्सटी सकते हो परसेंट सर, है तो नहीं होना 40/100 हो जाएगा, 40 होगा। ये हाँ 60/100 है तो 1 तो बन जाएगा। तो ऐसे तो ये हाँ बहुत सारी जगह कॉम्प्लीमेंट्री में भी रिलेट करेगा, एलिमेंट्री में, सब जगह रिलेट करेगा उस तरह से। लेकिन अगर आपको हाँ, बोलेगा कि किस प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा तो तुम बोलोगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं बोलोगे इट विल बी रेनिंग टुमारो, हम्म, तो ये कौन सा, मतलब वो आएगा तुम्हारा, कौन सा टाइप का इवेंट है? Not certain. अनसर्टेन इवेंट। हाँ, uncertain. जिसने ऊपर आंसर जो मैसेज बॉक्स में कुछ शर्मीले लोगों में से लिखा हुआ है ना, सर्टेन रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर सर ये उसने, सब्जेक्टिव नहीं होगा ये वाला, इट विल रेन? नहीं नहीं सब्जेक्टिव नहीं होगा ना भाई, रेन तो अच्छा, नेचुरल वो हो गया ना, नेचुरल फिनोमिना है, जस्ट फोरकास्ट हाँ की। सर ठीक अगर है। तुम वैसे भी अगर थोड़ा सा इसको बताओगे ना तो रिलेटिव के साथ बता सकते हो, फिर भी अच्छा, फोरकास्ट वालों के साथ डेटा रिलेट करोगे तो फिर हम्म भी बता सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं है तो अनसर्टेन ना, बारिश का पक्का थोड़ी ना बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल वाले के कल हो ही जाएगी। हम्म, क्या बताते हैं वो, संभावना, चांसेस है, हो सकता है। चांसेस है कि कल बारिश हो सकती है और मौसम इतने से इतना हाँ रह सकता है। ये तो कभी नहीं बोलते ना कि 29 डिग्री रहेगा, हाँ, बताते हैं मैक्सिमम 37 और मिनिमम 23 रहेगा, ये आज का डेटा था। हम्म, तो वो तो फिर वो रिलेटिव होगा। हाँ मतलब रिलेटिव कह सकते हो, लेकिन अनसर्टेन ज्यादा सेटिस्फाई करेगा उसको। मतलब इवेंट की बात हम्म, करें तो अनसर्टेन, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब ये पता नहीं वो ठीक मैसेज है का सर, आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए था कि पिछले वाले के लिए था? पिछले वाले के लिए था सर। अच्छा, तो पिछले वाले में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पूछा था, वहाँ क्लासिकल के अंडर आएगा। इस वाले में मैंने इवेंट पूछा था तो अनसर्टेन इवेंट के अंदर आएगा। अगर ये चीजें तुमको अच्छे से समझ आती हैं तो प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन उतना कुछ आपको करना नहीं है। जब करना होगा तब सही वक्त आने पे करवाएंगे, पहले ये हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट बेसिक वाले क्वेश्चन अभी फिलहाल बनाओ, बाकी जो और मतलब इसमें और फर्दर प्रोबेबिलिटी का फंडा होता है, लेकिन वो उसमें फिर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे ना फिर वो उस तरह से होते हैं कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए बिना ना उन क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। और आई होप कि आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा कुछ लेवल आने वाला नहीं है, वो जो कैट जेट के लिए पढ़ते हैं ना उनको पढ़ना होता है वो। कबीर तुम्हारी बुक में प्रोबेबिलिटी वाला तो क्वेश्चन होंगे ना एमसीक्यू करके, यस सर है। उसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना, ओके और विद आंसर की के साथ। ठीक है। मतलब समाधान नहीं बताना है, समाधान से मतलब मेरा सॉल्यूशन नहीं बताने, आंसर की जो वो दे रखी है ना, जैसे ए का फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का बी है, वो वाला ठीक है। सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन बुक से लेकर जाओगे ना तो पूरी तरह से दूल्ही दूसरी हो जाओगे, उनके सोल्यूशन मत देखा करो बुक बुक के। सोल्यूशन जो हम बताते हैं वैसे बनाया करो खुद से बस। ठीक है, चलो, बाय बाय। Thank you, sir. गुड बाय सर। गुड बाय।